विदेह के राजा जनक ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें दूर दूर से ब्राह्मण सम्मिलित हुए। राजा ने उपस्थित ब्राह्मणों में से श्रेष्ठ को 1000 गायें तथा गायों के सींग में बधी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने की घोषणा की। ऐसी घोषणा किए जाने पर यज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य शमश्रवा को आदेश दिया कि पुरस्कार की गायों के झुंड को बांधकर घर ले चलिए। वहां उपस्थित ब्राह्मणों में आक्रोश फैल गया और यज्ञवल्क्य का यह अहंकार एक शास्त्रार्थ में परिणत हो गया। एक एक करके 8 प्रतिद्वंदियों ने यज्ञवल्क्य से इंद्रियों, यश, संसार, मृत्यु के बाद जीवन, आत्मा, ब्रह्मांड, स्वर्ग एवं अन्य लोकों पर जबरदस्त दार्शनिक वाद विवाद किया। इन प्रतिद्वंदियों में गार्गी नाम की एक स्त्री भी थी। उसके एक प्रश्न ने यज्ञवल्क्य को जब सबसे बड़े असमंजस में डाल दिया, तब क्रोधित होकर ऋषि ने उसके सर के टुकड़े हो जाने की धमकी दी। इस पर गार्गी पीछे तो हट गई, लेकिन अन्य बिंदुओं पर उसका ऋषि के साथ शास्त्रार्थ का एक दूसरा दौर चला। विदगत नाम के अंतिम शास्त्रार्थकर्ता को पराजय की कीमत चुकानी पड़ी। उसको मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। यज्ञवल्क्य को चकाचौंध कर देने वाले उत्तरों ने सबको शांत कर दिया था। ये घटना की जानकारी हमें मिलती है बृहदारण्यक उपनिषद से। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक एज। सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो आर्यंस की हिस्ट्री है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। जो मेन सोर्सेज हैं उनकी हिस्ट्री के, तो वो 3 सोर्सेज हैं। सबसे पहले के वैदिक सोर्सेज, जो कि प्रिंसिपल सोर्स उसका ऋग्वेदा है। उसके बाद ईरानी टेक्स्ट और उसके बाद ग्रीक टेक्स्ट। तो ईरानी टेक्स्ट में ज़ेंद अवेस्था, जो कि एक उनकी रिलीजियस बुक है, वो मेन सोर्स रहा है आर्यंस के बारे में। उसके बाद इलियड और ओडिसी, जो कि होमर के द्वारा लिखी गई है, ये दोनों बुक्स ग्रीक लिटरेचर में आते हैं। ऋग्वेद का 1500 BC में कंपाइलेशन हुआ। 1500 BC में ऋग्वेद तैयार हुआ। इंडो इरानियंस, जिसमें इंडो आर्यंस और इरानियंस शामिल हैं, सेंट्रल एशिया के 2 इलाकों से चलते हैं। पहले इलाके को आर्कियोलॉजिकल अगर हम दृष्टि से देखेंगे तो एंड्रोनोवो संस्कृति उसे कहा जाता है। दूसरे इलाके को हम बोलेंगे BMAC। इसका मतलब होता है बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। जो सबसे पहले आर्यंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए थे वो सेटल हुए अफगानिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। अफगानिस्तान की कुछ नदियाँ जैसे कि कुबा नदी और सिंध नदी की जो 5 ब्रांचेज हैं, इनका उल्लेख है ऋग्वेदा में, इनको मेंशन किया गया है। सिंध नदी, जिसको हम इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, आर्यों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिवर थी। दूसरी एक रिवर जो आर्यों के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी वो थी सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर को ऋग्वेदा में नदीतम कहा गया है। नदीतम का मतलब होता है सबसे अच्छी नदी। जो आर्यंस की जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज थी संस्कृत। ऋग्वेदा की रचना भी संस्कृत भाषा में ही हुई है, लेकिन इसमें आपको काफी सारे मुंडा और द्रविड़ शब्द भी मिलेंगे। हो सकता है ये शब्द हड़प्पन से ऋग्वेदा सोसाइटी ने अडॉप्ट करे हो। ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो मेंशन है वो है 36 बार। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और काफी सारे गॉड्स हैं, उनके बारे में श्लोक हैं। अब आप देखिए, ऋग्वेद एक 10 बुक का कलेक्शन है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल में से 2 से लेके 7 तक जो मंडल हैं वो सबसे पुराने हैं। पहला मंडल और 10वां मंडल, इनकी रचना बाद में हुई है। अब हम देखेंगे जो आर्यंस जब आए थे तो बेसिकली वो एक ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती। तो ट्राइबल सोसाइटी थी, आर्यंस के वॉर भी हुए कुछ। तो हमें ये तो जानकारी नहीं है कि आर्यंस के वेपन्स कैसे थे, उनके हथियार वगैरह कैसे थे, लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को बार बार हराया। इंद्र को ऋग्वेदा में पुरंदर भी कहते हैं। पुरंदर शब्द का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। आर्य सैनिकों के पास कवच भी हुआ करते थे, जिसको वर्मन कहा गया है संस्कृत में। अब देखिए, जो आर्यंस थे, जो अर्ली आर्यंस थे, उनके सामने 2 चैलेंजेस थे। पहला चैलेंजेस था कि आर्यंस में जो आपस में वॉर होते थे वो, और दूसरा होता था जो आर्यंस का अदर जो एक्सटर्नल ट्राइब्स थे उनसे जो वॉर होता था वो। जब आर्यंस स्टार्टिंग में आए तो 5 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थे आर्यंस में, जिनको पंचजन भी कहा जाता है। 5 कबीले थे, लेकिन और भी काफी सारे ट्राइब्स रहते होंगे। ये पांचों के पांचों ट्राइब्स आपस में लड़ते थे, और कई बार जब ये आर्यंस एकजुट होके दूसरे अदर ट्राइब से भी लड़ते थे। अब देखिए, भरत और त्रिस्तु आर्यों के रूलिंग ट्राइब्स, और इनके पुरोहित थे वशिष्ठ और विश्वामित्र। बाद में चल के देश का नाम इसी भरत कुल के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। अब ये जो कबीला है, इसका सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। भरत राजवंश का 10 राजाओं के साथ विरोध था, जिसमें 5 जो कबीले थे वो आर्यों के थे और जो 5 अदर कबीले थे वो आर्यंस नहीं थे।
भरत और 10 राजाओं के बीच में जो लड़ाई हुई उसको दशराज युद्ध भी कहा जा सकता है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। अब यह जो युद्ध है ये परुष्णी नदी के तट पे हुआ, जिसकी पहचान आज के रूप में हम कहेंगे तो रावी नदी से करी जाती है, परुष्णी रिवर की, जिसमें सुदास की जीत हुई। और इस प्रकार भरत ट्राइब सबसे बड़ा ट्राइब बन के उभरा, क्योंकि जो सुदास थे वो भरत ट्राइब से बिलोंग करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, भरत और पुरुओं के बीच में दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलकर एक नया शासक कुल बनाया जो कि कुरु के नाम से फेमस है। फिर कुरु ने पांचालों के साथ मिलकर जो अपर गैंगेटिक बेसिन है वहां पर अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया, जहां पर कुरु और पांचालों ने उत्तर वैदिक काल में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ऋग्वैदिक लोगों का रहन सहन क्या था, आइए देखते हैं। तो जो ऋग्वैदिक लोग थे उनको एक सुपीरियर नॉलेज थी एग्रीकल्चर की। ऐसी बात नहीं है, जो ऋग्वैदिक लोगों के आने से पहले जो लोग रहते थे यहाँ ऑलरेडी, उनको भी एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी थी। जैसा कि हमने देखा है हड़प्पन्स को एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी थी, बट जो वैदिक लोग जब आए तो उन लोगों को एग्रीकल्चर की काफी अच्छी जानकारी थी, इनसे काफी अच्छी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो लोग वैदिक काल में लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, जो प्लो शेयर होता है लकड़ी का हुआ करता था। ऋग्वैदिक लोगों को बुआई कटाई के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग कब और कैसे होना है इसके बारे में उन्हें पता था। मौसमों के बारे में उन्हें जानकारी थी, उनको पता था किस सीजन में कौन सी फसल खड़ी करनी है। अब हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक सोसाइटी में काऊ का इतना ज्यादा महत्व है कि ऋग्वैदिक सोसाइटी को प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल सोसाइटी कहा जाता है। उनकी ज्यादातर लड़ाइयाँ गाय के लिए ही होती थी, जिसको हम गविष्ठी कहते हैं। गाय सबसे जो काऊ है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ है ऋग्वैदिक सोसाइटी में। जब भी हम बात करते हैं पुरोहितों को, जब भी दक्षिणा दी जाती है पुरोहितों को, तो वो गाय के रूप में दी जाती है और दासियों के रूप में, लेकिन कभी भी भूमि के रूप में नहीं दी जाती थी। तो जो लैंड ग्रांट्स होता है वो ऋग्वैदिक सोसाइटी में नहीं होता था। हम लैंड ग्रांट्स के बारे में बात करेंगे, हम गुप्ता एज में देखेंगे कि गुप्ता एज में कैसे लैंड ग्रांट्स देने का एक नया तरीका का आगाज हुआ। अब ऋग्वैदिक सोसाइटी में जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी, वो डिफरेंट प्रोफेशंस में डिवाइडेड थी, जैसे कि कारपेंटर, रथकार, चैरियट मेकर, वीवर, लेदर वर्कर, चर्मकार, पॉटर। तो ये सारे लोग डिफरेंट प्रोफेशन में थे और सोसाइटी को इसी तरीके से डिवाइड किया गया था। एक शब्द होता है अयास, जो कि एक ऋग्वैदिक शब्द है। अयास का मतलब होता था कॉपर या ब्रॉन्ज। इससे हमें पता लगता है कि जो मेटल वर्किंग इंडस्ट्री थी ऋग्वेद में, उसका काफी ज्यादा महत्व रहा होगा। लेकिन हमें ऋग्वैदिक सोसाइटी का जो रेगुलर ट्रेड का कोई एविडेंस नहीं मिला है, जो कि हड़प्पन्स का था। हड़प्पन्स अपनी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करती थी। अब देखिए, हो सकता है कि आर्यंस जो थे वो केवल ट्रेड करते होंगे, बट केवल और केवल लैंड रूट्स पे, क्योंकि जो शब्द समुद्र जो मेंशन्ड है ऋग्वेदा में, उसका मतलब होता है अ स्ट्रेच ऑफ वाटर। समुद्र का मतलब यहाँ पे सी नहीं है, ऋग्वेदा के हिसाब से समुद्र का मतलब होता है अ स्ट्रेच ऑफ वाटर। इसी तरीके से जैसे कि जो शब्द होता है पुर, उसका मतलब होता है घरों का एक समूह, ना कि फोर्ट या सिटी। ऋग्वेद में और भी काफी सारे शब्द हैं, जैसे कि सहस्त्र, जिसका मतलब होता है 1000। इससे हमें पता लगता है कि जो आर्यंस हैं वो लोग शहरों में नहीं रहा करते थे, वो छोटे छोटे सेटलमेंट्स में रहा करते थे, जो कि क्लस्टर ऑफ हाउसेस हम कह सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऋग्वैदिक सोसाइटी एक ट्राइबल सोसाइटी थी। तो आइए हम देखते हैं कि जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो फंक्शन कैसे करती थी। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में जो भी युद्ध में एक सक्सेसफुल लीडरशिप जिसकी होती थी उसको कहा जाता था राजन, और वो होता था ट्राइबल सोसाइटी का हेड। इससे पता चलता है कि राजा एक प्रकार का सरदार हुआ करता था। उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता था सभा और समिति को। अब देखिए, कबीले की जो आम सभा होती थी जो ट्राइब की, उसको समिति कहते थे, और वो अपने राजा को चुनती थी। राजा को कबीले का प्रोटेक्टर भी कहा जाता था, और सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था राजा अपने ट्राइब की कैटल की कैसे प्रोटेक्शन करता था। अब ऐसी बात नहीं है कि केवल समिति इकलौती यूनिट थी। ऋग्वेद में ट्राइब के आधार पे बहुत सारे संगठन थे, जैसे कि सभा, समिति, विदत, गढ़। अब ये जो सारी यूनिट्स हैं आपस में डिस्कशंस करती थी, सैनिकों का ख्याल रखती थी, धार्मिक कार्य देखती थी। देखिए, ऋग्वैदिक काल में
जो महिलाएं थी वो भी सभा और विदत में भाग लिया करती। सभा और समिति ये दोनों संगठन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि प्रधान और जो राजा होते थे वो बस इनके सपोर्ट का वेट किया करते थे। अब डे टू डे पॉलिटी में राजा की सहायता करने के लिए कुछ ऑफिसर्स हुआ करते थे। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था पुरोहित। ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित। अब जो वशिष्ठ थे वो कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र लिबरल, उदार। लोगों को आर्यंस में कन्वर्ट करने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। अब पुरोहित राजा को कर्तव्य का उपदेश देते थे, दान दक्षिणा पाते थे। अब पुरोहित के बाद सोसाइटी में जो दूसरा लेवल था वो था सेनानी का, सेनापति का, जो कि भाला, तलवार ये सारे शस्त्रों का यूज किया करता था। ऐसे किसी अधिकारी के बारे में हमको जानकारी नहीं है जो टैक्सेस कलेक्ट करता हो। तो हो सकता है कि जो प्रजा थी वो राजा को अपने आप अपने मन से टैक्स देती हो, जिसको हम कहते हैं बाली। अब उस समय करेंसी या मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो जो बाली होता था, जो टैक्स हुआ करता था, वो होता था खाद्य सामग्री के रूप में। ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के जज का भी उल्लेख नहीं है। अब देखिए, जो ऑफिसर जो कि काफी बड़े लैंड, काफी बड़े एरिया या पाश्चर कह सकते हैं, उसको कहा जाता था व्रजपति, और वो लड़ाई में लीड करता था कुलापास्त को और ग्रमणी को। स्टार्टिंग में ग्रमणी जो था वो केवल एक छोटी सी यूनिट हुआ करती थी ट्राइब की, जो कि ग्राम के लिए लड़ा करती थी, एक छोटी सी यूनिट थी। पर धीरे धीरे सोसाइटी बड़ी होती गई तो ग्रमणी का भी लेवल बढ़ता गया, और धीरे धीरे ग्रमणी जो ऑफिसर था उसकी जो पोजीशन थी व्रजपति के बराबर हो गई। राजा के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, मिलिशिया होती थी जिसको वो मस्टर कर लेता था जब भी युद्ध होता था। ऋग्वैदिक सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जो गोत्र है वो सोसाइटी का बेसिस है, सोशल स्ट्रक्चर है। जो पूरा वैदिक सोसाइटी का वो गोत्र और कुल के ऊपर ही बेस्ड है। व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती है। लोगों की आस्था अपने अपने कबीलों के प्रति रहती थी, और जो ट्राइब्स हैं उनको जन कहा जाता था। ऋग्वेदा में बताया गया है कि जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है, अब देखिए जो शब्द है जन वो 275 बार ऋग्वेदा में पाया गया है, और जो शब्द है जनपद जिसको हम टेरिटरी कहते हैं, उसका कहीं भी ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। तो जो लोग हैं उनकी लॉयल्टी है उनके ट्राइब के प्रति है, क्योंकि तब तक किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ ही नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टर्म है ऋग्वैदिक सोसाइटी में वो है विस। विस जो शब्द है वो 170 बार मेंशन किया गया है। अब जो विस होता है वो एक बड़ी यूनिट होती है, उसको छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड करते हैं तो उनको बोलते हैं ग्राम। एक ग्राम दूसरे ग्राम से जब युद्ध करता है तो उसको बोलते हैं संग्राम। जो फैमिली के लिए जो ऋग्वेद में शब्द है उसको बोलते हैं कुल। अब जो कुल शब्द है ऋग्वेदा में रेयरली मेंशन्ड है। फैमिली अर्ली वैदिक फेज में जो शब्द उसके लिए यूज किया जाता था वो होता था गृहा। ऋग्वैदिक सोसाइटी स्ट्रिक्टली पैट्रियार्कियल सोसाइटी हुआ करती थी। काफ़ी सारी जनरेशन्स होती थी फैमिली की जो एक ही छत के नीचे रहा करती थी। ऋग्वैदिक सोसाइटी में जो महिलाएं थी वो असेंबलीज को अटेंड कर सकती थी और यज्ञ में भी पति के साथ बैठ सकती थी। और तो और हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें 5 महिलाओं ने ऋग्वेद में श्लोक लिखे हैं। मैरिजकल इंस्टीट्यूशन है, ये एस्टैब्लिश हो चुका था। विडो रीमैरिज ऋग्वेदिक एज में प्रैक्टिस की जाती थी। कोई एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज के नहीं है, और जो मैरिजेबल एज है ऋग्वेदा में वो है 16 to 17। ऋग्वैदिक सोसाइटी में सोशल डिफरेंशिएशन की हम बात करेंगे तो ऋग्वेदा जो है वो लोगों की फिजिकल अपीयरेंस जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 1500 to 1000 पीसी में रहते हैं उनके बारे में थोड़ी बात करता है। तो जो वर्ण है वर्ण शब्द का यूज होता था कलर के लिए। इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पीकर जो लोग थे दे वर फेयर इन कलर, और इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स थे वो दे वर डार्क इन कलर। जो दासास एंड दस्यूस जिनको आर्यंस ने कनकर किया था उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। ऋग्वेद 2 वर्णों का जैसे कि मेंशन भी करता है, आर्य वर्ण और दास वर्ण। अब जो ट्राइब्स थी उसमें धीरे धीरे सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ने लग गई, क्योंकि जब आर्यंस कनकर करते थे दासास और दस्यूस को तो जो वेल्थ आती थी युद्ध में उसको जो प्रीस्ली क्लास थी और किंग क्लास थी वो दोनों उसको यूज करते थे, और वो धीरे धीरे काफी वेल्दी होने लगे और धीरे धीरे ये जो गैप है बड़ा होने लगा सोसाइटी में। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो ट्राइबल सोसाइटी है उसको 3 ऑक्यूपेशनल ग्रुप में डिवाइड किए जाने लगा, वॉरियर्स, प्रीस्ट एंड कॉमन पीपल। इसी पैटर्न पे ईरान में भी सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। अब जो 4th डिवीजन है
जो कि शूद्रा डिवीजन है, वो ऋग्वैदिक पीरियड के अंत में उसका फॉर्मेशन होता है। जो शब्द है शूद्रा, उसका पहली बार मेंशन किया गया है ऋग्वेदा की 10th बुक में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था एक लेटेस्ट एडिशन है, क्योंकि बुक नंबर 3 to 7 ओल्ड बुक्स हैं। हम ऋग्वेदा में बार बार देखते हैं कि कैसे स्लेव्स को गिफ्ट किया जाता है प्रीस्ट को, पर ये जो स्लेव्स हैं ये मोस्टली वुमेन होती थी। इसका मतलब ये है कि ये डोमेस्टिक यूसेज में ज़्यादा आती थी, ना कि कमर्शियल। इनका यूज़ फील्ड्स में नहीं होता था, ये एग्रीकल्चर में इनका कोई काम नहीं था, ये डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हुआ करता। ऋग्वेदा की एज में ऑक्यूपेशन के आधार पे डिफरेंसेस बहुत शार्प थे। जैसे कि आप देखिए ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, एक फैमिली मेंबर है वो बताता है कि आई एम ए पोएट, माई फादर इज ए फिजिशियन एंड माई मदर इज ए ग्राइंडर, अर्निंग ए लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट मीन्स वी लिव टुगेदर। हम देखते हैं कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जो वॉर बूटी थी उसका, इससे धीरे धीरे सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी और इसी सोशल इक्वालिटीज की वजह से प्रिंसेस और प्रीस्ट का राइज हुआ। लेकिन सोसाइटी अभी भी ट्राइबल थी और एगैलिटेरियन थी। अब हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है ऋग्वैदिक गॉड। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट गॉड है ऋग्वैदिक सोसाइटी में वो है इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र एक वॉरलॉर्ड का रोल प्ले करते हैं, जो कि लीड करते हैं आर्यंस को नॉन आर्यंस के खिलाफ बैटल्स में। 250 श्लोक इंद्र की स्तुति में है ऋग्वेद में। उनको रेन गॉड कहा जाता है। दूसरी जो पोजीशन है वो है अग्नि की, फायर गॉड। 200 श्लोक हैं अग्नि के लिए। अब जो अग्नि है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है लोगों की लाइफ में, स्पेशली प्रिमिटिव लोगों की, क्योंकि उससे वो फॉरेस्ट बर्न करते थे, कुकिंग करते थे और सैक्रिफाइसेस में सेंट्रल रोल था। अब देखिए जो अग्नि का कल्ट है वो ईरान में भी था। अग्नि जो है वो इंटरमीडियरी है गॉड और ह्यूमंस के बीच में। जो भी अग्नि को आप ऑफर करते हो वो सीधा भगवान के पास पहुंचता है, जो आप यज्ञ करते हो। जो थर्ड इंपॉर्टेंट गॉड है वो है वरुण। वरुण पर्सोनिफाई करते हैं वाटर। वरुण नेचुरल ऑर्डर को अपहोल्ड करते हैं। जो भी दुनिया में होता है वो वरुण के एक्शंस का रिएक्शन है। सोम जो है प्लांट्स के गॉड हैं और एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है उनके नाम पे। बहुत सारे ऋग्वैदिक श्लोक हैं जो कि मेथड बताते हैं इस ड्रिंक को प्रिपेयर करने का, बट वो जो मेथड है वो लॉस्ट हो गया है, वो अभी किसी को नहीं पता है। मारुत हैं, वो पर्सोनिफाई करते हैं स्टॉर्म। काफी सारी श्लोक हैं जो कि सरस्वती नदी के लिए भी हैं, एक इम्पॉर्टेंट गॉडेस थी वो भी। वुमेन डिविनिटीज भी हैं, जैसे कि अदिति, उषा, जो रिप्रेजेंट करती हैं अपीयरेंस ऑफ डॉन, पर वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी ऋग्वैदिक टाइम में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। गॉड्स की वर्शिप की जाती थी श्लोक का उच्चारण करके और सैक्रिफाइसेस का। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। लेटर वैदिक काल पे हम वीडियो दूसरी बनाने वाले हैं कुछ समय में।